स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका संस्कार पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाऊ में। और मैं गुरु राकेश लाया हूं आपके लिए नेक्स्ट स्टेप। पिछले वीडियो के अंदर हमने जेनेटिक्स का पार्ट फर्स्ट देखा था, जिसमें हमने बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी जेनेटिक्स की, सामान्य जो जानकारी है आनुवंशिकी के बारे में वो हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसी के आगे के पार्ट्स की, कि मेंडल ने उसके आगे की प्रोसेस में क्या बताया। तो चलो देखते हैं आज की इस वीडियो को, बने रहिए वीडियो के साथ लास्ट तक। मेंडलिज्म हम टॉपिक स्टार्ट कर रखा था हमने। इस मेंडलिज्म में आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा कि मेंडल ने जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे मटर के पादप के, यानी उद्यान मटर के पादप के, उन 7 जोड़ी उद्यान मटर के पादपों के साथ मेंडल ने आगे कौन कौन से क्रॉस करवाए। यानी आज हम हाइब्रिड क्रॉसेस की बात करेंगे। हाइब्रिड क्रॉस किस प्रकार से करवाए, F1 जनरेशन कैसे प्राप्त की, फिर F2 जनरेशन कैसे आई, और फिर जीनोटाइप और फिनोटाइप किस प्रकार से निकाले गए। तो विद्यार्थियों, देखते रहिए वीडियो को लगातार। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा जो कंफ्यूजन था वो मैं डाउट क्लियर कर देता हूं आपका। पिछली वीडियो के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक थी। मैंने आपको वहां विपर्यासी जो लक्षण बताए थे, विपर्यासी लक्षण, जो कि टोटल लक्षणों की जब बात की थी, वहां बाय मिस्टेक या गलती से वो मैंने आपको 35 बता दिए थे वहां पिछली वीडियो के अंदर। वो 35 नहीं है, वो 34 है। वो विपर्यासी लक्षण कितने हैं? 34 है। और इन 34 में से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, 7 जोड़ी लक्षण ये लिए थे किसने? मेंडल ने। तो ये थोड़ा सा करेक्शन है, पिछली वीडियो के अंदर ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो इसको आप सही कर ले। इसको 35 न मानकर आप क्या माने? 34 माने, और 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण जो थे वो तो लिए ही थे। इसके बाद यहां मैं आज बात करता हूं जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी। इस आनुवंशिकी के एक्सपेरिमेंट की आनुवंशिकी में मेंडल ने कौन कौन से प्रयोग किए। तो यहां सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं मेंडल के प्रयोगों की। तो प्रयोगों में सबसे फर्स्ट प्रयोग तो उसने किया था एकल संकरण प्रयोग, एकल संकरण प्रयोग। और सेकंड उसने प्रयोग किया था द्विसंकरण प्रयोग। ये 2 प्रयोग मेंडल ने किए थे, और इन्हीं 2 प्रयोगों के बाद उसने अपने जो नियम थे वो भी बताए थे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ एकल संकरण प्रयोग की। विद्यार्थियों, एकल संकरण प्रयोग के अंदर नाम से हमें पता चल रहा है कि इस संकरण प्रयोग में हमें लक्षण कितने लेने हैं? एक लेना है। वो एक लक्षण कौन सा लेना है? जो 7 जोड़ी लक्षण मेंडल ने लिए थे, उन 7 जोड़ी लक्षणों में से हमें एक लक्षण को लेकर क्या करवाना है? क्रॉस करवाना है। अब यहाँ आप ये चीज भी ध्यान रखेंगे कि क्रॉस करवाने के लिए हमें एक तो नर चाहिए और एक मादा चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स हमें 2 चाहिए। तो वहां नर और मादा के लिए हमारे पास एक तो कैरेक्टर, एक लक्षण तो आ जाएगा डोमिनेंट का यानी प्रभावी का, और एक लक्षण आ जाएगा अपने पास कौन सा? अप्रभावी का। तो यहाँ एकल संकरण प्रयोग की हम चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ एक लक्षण को लेकर क्या करवाया गया? क्रॉस करवाया गया। एक लक्षण को लेकर क्या करवाएंगे? हम क्रॉस करवाएंगे। अब ये क्रॉस कैसे करवाएंगे इसकी हम विस्तृत जानकारी लेते हैं यहाँ, कि एकल संकरण प्रयोग के अंदर किस प्रकार से मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। सबसे फर्स्ट मैं यहाँ बात करता हूँ इस एकल संकरण प्रयोग का मतलब हमें पता चल गया। एक लक्षण को लेकर क्रॉस करवाना है, तो वो एक लक्षण कौन सा लिया गया था? लंबाई का लिया गया था। लक्षण कौन सा ले लिया? लंबाई का ले लिया। यहां लक्षण लंबाई का ले लिया, तो हमने ये भी देखा था कि हर लक्षण के 2
जो डोमिनेंट और रेसेसिव प्रकार हैं वो होते हैं। यानी मैं अगर अपनी भाषा में समझाऊं तो हम ये कह सकते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो यहाँ इस लंबाई के लक्षण के दो पहलू कौन से हैं? इस लंबाई के लक्षण के दो पहलू हैं, या तो वो पादप कैसा हो सकता है, लंबा हो सकता है, या फिर वो पादप कैसा हो सकता है, बौना हो सकता है। लंबा हो सकता है, इस लंबेपन वाले पादप को उसने कैपिटल टी से डिनोट किया था, क्योंकि लंबे की इंग्लिश क्या होती है विद्यार्थियों? टॉल होती है। तो कैपिटल टी किसको दर्शाएगा? लंबे पादप को। और इसका एंटी यानी स्मॉल टी किसको दर्शा देगा? बौने पादप को दर्शा देगा। यहां पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमें संकरण क्रॉस करवाने के लिए या उन पादपों के अंदर क्रॉस करवाने के लिए दो जंतुओं की आवश्यकता पड़ती है, एक माता एक पिता। तो यहाँ हम अगर इस लंबे पादप को नर मान लें और इस बौने पादप को क्या मान लें? मादा मान, तो हमारे पास जनक आ गए। तो हम यहाँ इसको कह सकते हैं पेरेंट फर्स्ट, यानी कि जनक। हम इनको क्या कह सकते हैं? जनक कह सकते हैं। अब हमें क्या करवाना है? इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाना है। क्या करवाना है? क्रॉस करवाना है। क्रॉस करवाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, जनक हमारे पास आ गए, तो जनकों में अलग अलग क्या बनने हैं? पहले गैमेट बनने हैं, और फिर गैमेट जब आपस में फर्टिलाइज होंगे या गैमेट जब आपस में जुड़ेगा, तब जाकर हमारे पास कौन सी जनरेशन आनी है? F1 जनरेशन आनी है। तो किस प्रकार गैमेट बनते हैं? तो गैमेट हमारे पास बनेंगे ऐसे। सबसे फर्स्ट जब नर के गैमेट बनेंगे तो दोनों ये अलग अलग हो जाएंगे जीन्स। यहाँ मादा की जब बात की जाए तो मादा के भी दोनों जीन्स क्या हो जाएंगे? अलग अलग। ये हमारे पास क्या बन गए? युग्मक बन गए। क्या बन गए? युग्मक बन गए। अब करना क्या है? नर का जो पहला युग्मक है वो मादा के दोनों युग्मकों के साथ क्या होगा? क्रॉस होगा, और दोनों युग्मकों के साथ क्रॉस होकर वो एक नई संतति का निर्माण करेगा। कैसे करेगा वो हम देखते हैं। यहाँ ये कैपिटल टी वाला जो गैमेट है या युग्मक है वो इसके साथ क्रॉस हुआ, और एक कैपिटल एक स्मॉल टी वाला प्लांट उसने क्या कर दिया? जनरेट कर दिया। नेक्स्ट ये वाला गैमेट इसके साथ जब फ्यूज होगा या फर्टिलाइज होगा तो भी एक कैपिटल एक स्मॉल टी वाला जो संतति है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। यहाँ इस नर के पहले गैमेट ने यानी पहले युग्मक ने मादा के दोनों गैमेटों के साथ क्या कर लिया? क्रॉस कर लिया। क्रॉस करने के बाद ये दो संततियां आ गई अपने पास। इसके बाद नेक्स्ट ये जो गैमेट है ये फर्टिलाइज होगा आगे वाले मादा के दोनों गैमेटों से, तो हमारे पास इस प्रकार वही दो संततियां प्राप्त हो जाएंगी। ये चार संततियां आपको प्राप्त हो गई। कब? जब आपने नर के दोनों युग्मकों का क्रॉस किसके साथ करवा दिया? मादा के दोनों युग्मकों के साथ करवा दिया, तो आपको चार संततियां प्राप्त होगी। ये चारों की चारों जो संततियां हैं ये कौन सी पीढ़ी की है? ये F1 पीढ़ी की है। ये जो चार संततियां आपको प्राप्त हुई, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सी पीढ़ी आ गई? प्रथम पीढ़ी आ गई या F1 पीढ़ी आ गई। अब क्या करें? अब इस F1 पीढ़ी के अंदर हमें ये देखना है कि इस F1 पीढ़ी में किस प्रकार के पादप या मेंडल ने जो लक्षण लिया था उन लक्षणों में से कौन सा लक्षण हमें F1 पीढ़ी में दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ ये देखें कि इस पादप की बात करें तो इस पादप के पास दो प्रकार के जीव हैं, एक तो कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी। यहाँ इस कैपिटल टी के कारण ये पादप कैसा है? लंबा है। लंबा क्यों है? देखो मैं पहले भी बता चुका हूं कि लंबाई का जो लक्षण लिया गया था, इस लंबाई के लक्षण के दो पहलू जो थे वो कौन से थे? एक तो था लंबा पादप और एक था बौना पादप। लंबा जो पादप है वो होता है प्रभावी किसके ऊपर? बौने पादप पे। इसका मतलब बौना पादप कैसा हो गया? अप्रभावी हो गया। यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में हम लंबे को किससे दर्शा रहे थे? कैपिटल टी से, और बौने को किससे दर्शा रहे थे? स्मॉल टी से। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाती है कि लंबे पद का जो लक्षण है
वो होनेपन के लक्षण पे क्या है, प्रभावी है। और प्रभावी है तो हम ये कह सकते हैं कि जहां भी कैपिटल टी आ जाएगा, जिस भी संतति के अंदर उस संतति के जीनों में अगर एक या फिर दोनों, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक आता है तो हम उसको लंबा नहीं कह सकते, हम उसको भी लंबा कह सकते हैं। यहां एक या फिर दोनों अगर कैपिटल टी आते हैं तो वो पादप कैसा होना है, लंबा होना है। तो हम देख सकते हैं F1 पीढ़ी के अंदर हमारे पास जो चार संततियां थी, वो चारों की चारों संततियों के पास कौन सा टी है, एक कैपिटल टी है। तो हम यहाँ इन संततियों को क्या कह सकते हैं कि ये संततियां सारी की सारी क्या है, लंबी, यानी सारे के सारे पादप कैसे हैं, लंबे। तो यहाँ इस F1 पीढ़ी के अंदर एक फैक्ट निकल के सामने आता है। हम देख सकते हैं F1 पीढ़ी के सारे पादप लंबे हैं और लंबा पादप क्या है, लंबा पादप प्रभावी है। तो हम एक फैक्ट या एक लाइन में ये चीज कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी में हमेशा कौन से लक्षण प्रकट होने हैं, प्रभावी लक्षण प्रकट होने हैं। तो यहाँ इस F1 पीढ़ी में ये लंबेपन का लक्षण प्रकट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी में हमेशा कौन से लक्षण प्रकट होंगे, प्रभावी लक्षण। तो यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि प्रभावी लक्षण हमेशा कौन सी पीढ़ी के अंदर प्रदर्शित होते हैं। तो आपका वहां आंसर क्या होना चाहिए, F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी। तो यहाँ एक फैक्ट ये था कि प्रभावी लक्षण हमेशा F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं। ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन जो है आधे नंबर का पूछ लिया जाता है कि प्रभावी लक्षण कौन सी पीढ़ी में प्रकट होते हैं, या फिर इसको घुमा के इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि F1 पीढ़ी में कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। तो आपका दोनों क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा, प्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं और F1 पीढ़ी में हमेशा कौन से लक्षण प्रकट होंगे, प्रभावी लक्षण प्रकट होंगे। विद्यार्थियों ये तो हमने अभी तक F1 पीढ़ी निकाली है, अब हमें क्या निकालनी है, सेकंड जनरेशन निकालनी है, द्वितीय पीढ़ी निकालनी है। तो द्वितीय पीढ़ी निकालने के लिए हम क्या करें, प्रथम पीढ़ी के जो संतति है उन्हीं में से हम दो को क्या मानेंगे, अब जनक मानेंगे, क्योंकि हमें जनक चाहिए, दो जनक चाहिए। तो इनमें से चारों सेम है, आप किन्हीं भी दो संततियों को जनक के रूप में काम में ले सकते हैं। यहाँ पर आप जो दो संततियां लेंगे वो दो संततियां अब F2 पीढ़ी के लिए या द्वितीय जो जनरेशन है, द्वितीय जो पीढ़ी है उसके लिए किसका काम करेंगे, जनक का काम करेंगे। और उन दोनों के मध्य आपको करवाना क्या है, सेल्फ क्रॉस करवाना है, या मैं कहूं स्व निषेचन करवाना है। स्व निषेचन का मतलब है कि जो दो आपने पादप लिए हैं उनके मध्य आपस में आप क्या करवा दो, निषेचन करवा दो। तो स्व निषेचन के बाद की प्रोसेस जो है वो हम देखते हैं। यहां हमने F1 पीढ़ी के दो जनक ले लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गए हमारे पास पेरेंट सेकंड, यानी कि जनक द्वितीय। जनक द्वितीय इसलिए क्योंकि पहले जनक को लेकर हमने कौन सी पीढ़ी निकाली, F1 पीढ़ी निकाली। अब क्या करना है, प्रोसेस वही है सेम। आपको पहले क्या बनाने हैं, युग्मक बनाना है। युग्मक बनाओगे तो इन दोनों जीनों को आपको क्या करना है, अलग अलग करना है। अलग अलग करने के बाद आपके पास क्या बन जाएंगे, युग्मक बन जाएंगे। युग्मक बनने के बाद क्या करना है, इस पहले युग्मक का आगे वाले दोनों युग्मकों के साथ क्रॉस करवाना है, और क्रॉस करवाने के बाद जो संततियां प्राप्त होनी है उनको हमें इस प्रकार लिख देना, फिर दूसरे युग्मक का क्रॉस करवा देंगे। इस प्रकार हमारे पास कौन सी पीढ़ी आ गई है, F2 पीढ़ी आ गई। कौन सी पीढ़ी आ गई, F2 पीढ़ी आ गई। यहां जो हमने F1 पीढ़ी के दो जनक लिए थे उनमें हमने क्या करवाया, स्व निषेचन करवाया। स्व निषेचन जब हमने करवाया तो स्व निषेचन करवाने के पास हमारे पास ये चार संततियां प्राप्त होती हैं। हमारे पास पीढ़ी कौन सी आ गई, F2। और एक चीज ये हमेशा ध्यान रखना कि आप जीनोटाइप और फिनोटाइप जो निकालते हैं, यानी लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप, या लक्षण अनुपात या जीन अनुपात जो हम निकालते हैं,
वो हमेशा F2PD का निकाला जाता है। ये हमें दिमाग में फिक्स रखना है। आप F1PD का लक्षण और जीन अनुपात नहीं निकाल सकते। हमेशा क्या निकालना है? लक्षण और जीन अनुपात कौन सी पीढ़ी का? F2PD का निकालना है। यहां हम जब लक्षण और जीन अनुपात की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लक्षण अनुपात देखते हैं। यहां ध्यान रखें, लक्षण अनुपात को लक्षण प्रारूप भी कहा जाता है। एक ही बात है। लक्षण अनुपात की बात करते हैं तो विद्यार्थियों, लक्षण अनुपात का मतलब ये है कि आप उस पादप को बाहर से देख के बताइए कि वो पादप किस प्रकार का है। अब किस प्रकार से मेरा मतलब यहाँ ये है कि आपने जो लक्षण लिया, लंबाई का लक्षण लिया है, तो आपको जो पादप F2PD में प्राप्त हो रहे हैं, आप उन पादपों को देखकर ये बताओ कि क्या पादप लंबा है या फिर पादप बौना है। ये अनुपात जो हम निकाल देंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा लक्षण अनुपात कहलाएगा। तो हम सबसे पहले यहां देखते हैं, मैंने F1PD में आपको बताया कि कैपिटल T यानी बड़ा T एक हो या दोनों हो, अगर वो उस जीन के पास, उस जनरेशन के अंदर है या उस जीनोटाइप के अंदर है, तो हम उस प्लांट को क्या कहेंगे? लंबा ही कहेंगे, चाहे वो एक हो या फिर दो हो। तो यहां हम देखते हैं, ये कैपिटल T आ रहा है, इसका मतलब ये पादप कैसा है? लंबा। ये कैपिटल T आ रहा है, इसका मतलब ये पादप भी कैसा है? लंबा। यहां भी कैपिटल T आ रहा है, इसका मतलब ये पादप भी कैसा है? लंबा है। और यहां दोनों स्मॉल है, यानी ये पादप कैसा है? बोना। तो हम जब पादपों को बाहर से देखते हैं तो हम सिर्फ इतना ही बता पाते हैं कि पादप लंबा है या बोना है। तो हमारे पास दो तरीके के पादप आ गए। एक तो पादप आ गया हमारे पास लंबा अनुपात, एक पादप आ गया हमारे पास बोना। क्या आपके पास इन दो के अलावा तीसरे प्रकार का पादप है F2PD में? नहीं है। तो हमें सिर्फ इन दो का अनुपात निकालना है। दो का अनुपात हम निकाले तो हम काउंट करके देख सकते हैं, इनको गिन सकते हैं। लंबे पादप कितने हैं? 3 हैं। बोने पादप कितने हैं? 1 है। तो ये अनुपात आपके पास आ गया 3:1। ये होता है F2PD का लक्षण अनुपात। कौन से प्रयोग का? एकल संकरण प्रयोग का। एकल संकरण प्रयोग का लक्षण अनुपात आपके पास आ गया कितना? 3:1। दूसरी मैं यहां बात करता हूं कौन से अनुपात की? जीन अनुपात की। किसकी? जीन अनुपात की। जीन अनुपात की जब अपन बात करते हैं तो यहां नाम में ही देखो एक शब्द आ रहा है जीन, और इस जीन का मतलब हमें अब ये देखना है कि ये जो 4 पादप आपके पास है, उन चारों पादपों में जीन किस प्रकार के हैं। जीन से मेरा मतलब यहाँ ये है, आपको अब ये देखना है कि ऐसे कितने पादप हैं जिनके पास दोनों कैपिटल T हैं, यानी दोनों जीन बड़े वाले हैं। तो एक प्रकार के ये हो गया हमारे पास कि ऐसे कितने जिनके पास दोनों कैपिटल T वाले जीन हैं। दूसरा हो गया हमारे पास कि ऐसे कितने जिसके पास एक कैपिटल एक स्मॉल t है। और तीसरा हो गया कि ऐसे कितने जिनके पास दोनों स्मॉल t है। तो यहाँ हम काउंट करके देख सकते हैं, दोनों कैपिटल वाले अपने पास कितने हैं? 1 है। एक कैपिटल एक स्मॉल वाला कितना है? 2 है। और दोनों स्मॉल वाले कितने हैं? 1 है। तो ये आ गया हमारे पास क्या? जीन अनुपात कितना आया? 1:2:1। यहाँ टोटल पादप भी 4 है, तो आप इनको काउंट करके भी देख सकते हो। 1 और 2 3, 3 और 1 4। यहाँ भी 3 और 1 कितने हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं। तो ये हमारा क्रॉस चेक करने का पैटर्न भी है। ये आ गया आपके पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एकल संकरण प्रयोग का लक्षण और जीन अनुपात। कई बार एग्जाम में क्या होता है, सीधा सा क्वेश्चन आधे नंबर का पूछ लिया जाता है, एकल संकरण प्रयोग का जीनोटाइप या फिनोटाइप बताओ, या फिर इसको इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि एकल संकरण प्रयोग का लक्षण अनुपात क्या होता है, जीन अनुपात क्या होता है। तो विद्यार्थियों ये आपके सामने आ गया 3:1, ये तो लक्षण अनुपात है, और 1:2:1 ये क्या है? जीन अनुपात है।
ये था अपना एकल संकरण प्रयोग का जो एक मेथड है, विधि है कि उस एकल संकरण प्रयोग से हम F2PD किस प्रकार निकालें, जीन अनुपात, लक्षण अनुपात कैसे निकालें। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है। क्या होता है, देखो विद्यार्थियों, आप ये प्रोसेस अगर आपको समझ में आ रही है तो आप इस चीज को दिमाग में रख ले कि अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मेंडल के एकल संकरण प्रयोग को समझाओ। देखो यहां मैं एक क्वेश्चन की लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना सा आता है कि मेंडल के एकल संकरण प्रयोग को समझाइए, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कौन सी विधि से समझा रहे हैं। आप उसको इस विधि से समझा सकते हैं या फिर एक मेथड जो और अभी मैं आपको बताऊंगा उससे भी आप उसको समझा सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन सीधा सा जैसा मैंने कहा वैसा आ रहा है और आपने इस मेथड से कर दिया, आधे बच्चों ने दूसरी मेथड से कर दिया, तो वहां पर दोनों प्रकारों में आपको फुल मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस क्या होता है, जब क्वेश्चन में ये दे दिया जाता है कि एकल संकरण प्रयोग को चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए, तो आपके दिमाग में ये चीज फिक्स हो जानी चाहिए कि वहां पर अगले ने हमें मेथड दे दी, विधि पूछ ली है कि आपको एकल संकरण प्रयोग कौन सी विधि से समझाना है, चेकर बोर्ड से समझाना है या पुनेट स्क्वायर मेथड से समझाना है। तो यहाँ पर आप अगर फिर उस क्वेश्चन में इस प्रकार से इसको समझाते हैं तो आपको उस क्वेश्चन में पूरे नंबर मिलने की संभावना नहीं रहती। वो डिपेंड करता है अब अगले एग्जामिनर में कि वो उसमें आपको पूरे नंबर देगा या उसमें कुछ नंबर आपके काट लेगा। तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी फोकस रखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें भी ध्यान रखनी है कि हमें पूछा किससे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा तो सर ये वाली कौन सी मेथड है। ये विधि जो है, ये विधि मैंने आपको बताई है आरेख विधि, या मैं इसको कह सकता हूं आरेखीय विधि से मैंने आपको ये समझाया। ये जो एकल संकरण प्रयोग का हमने अभी जो अध्ययन किया है वो कौन सी विधि से किया है, आरेखीय विधि से किया। दूसरी विधि कौन सी है अपनी, पुनेट स्क्वायर विधि, या फिर हम कहें चेकर बोर्ड द्वारा कैसे समझाया जाए। तो हम अभी डिस्कस करते हैं उसके बारे में कि चेकर बोर्ड के द्वारा हम इस प्रयोग को कैसे समझ सकते हैं। देखो विद्यार्थियों, फर्क कुछ नहीं आना है उसमें भी जीनोटाइप फिनोटाइप यही आने हैं, दोनों के दोनों 3:1 और 1:2:1। सिर्फ थोड़ा सा जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा वो मैं आपको अभी बता देता हूं। यहां हम बात करेंगे अब किसकी, एकल संकरण प्रयोग किसकी सहायता से, चेकर बोर्ड द्वारा। कौन सी विधि से, चेकर बोर्ड विधि से। यहां एक नाम और आता है पुनेट स्क्वायर विधि या मेथड। अब ये जो विधि थी वो पुनेट नामक वैज्ञानिक ने बताई थी, इसलिए उसके नाम पे इसका नाम रख दिया गया है। करना क्या है, हमें एकल संकरण प्रयोग में लक्षण तो वही क्या लेना है, एक लेना है, और वो लक्षण हमने कौन सा लिया, लंबाई का लिया। लंबाई का लिया इसका मतलब एक पादप कैसा, लंबा, और दूसरा पादप कैसा, बोना, यानी जनक हो गए। तो ये तो नर हो गया, ये कैसा हो गया, मादा हो गया। यहाँ पर लंबे को हमने किससे डिनोट किया था, कैपिटल टी से, बोने को किससे डिनोट किया था, स्मॉल टी से। ये क्या थे अपने जनक, पेरेंट फर्स्ट। अब क्या किए, हमने गैमेट बनाए थे, तो ये गैमेट बन गए हमारे पास कैपिटल टी, और इसके गैमेट बन गए स्मॉल टी। ये क्या बन गए थे हमारे पास, युग्मक बन गए। अब हमें क्या करना है, पिछली विधि के अंदर हमने क्या किया था, आरेख द्वारा या लाइन के द्वारा इनको ऐसे क्रॉस करवा दिया था, ऐसे क्रॉस, और क्रॉस करवाकर हमने लिख दिया। इस प्रकार से ये संततियां हमें क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ हमें ऐसा नहीं करना, यहाँ हमें क्या करना है, हम इसको इस प्रकार से नहीं दर्शाकर हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। हम इसको इस प्रकार से बताएंगे
एक बॉक्स बना लेंगे जिसके अंदर 2 कॉलम और 2 रो होंगी। ये मैंने 2 कॉलम बना दी, ये 2 रो हो गई, यानी 4 खानों वाला एक बॉक्स बनाना। और इस बॉक्स के अंदर हमें करना क्या है, एक तरफ हम दर्शा देंगे नर युग्मक को और एक तरफ हम दर्शा देंगे मादा युग्मक को। ये दोनों क्या है, नर और मादा के सिंबल है, प्रतीक है। इसको हम कहते हैं नर और इसको हम कहते हैं मादा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हमने करना क्या है, ये जो नर है इसके युग्मक कौन से, ये वाले दोनों, तो हम इनको यहां लिख देंगे कैपिटल टी कैपिटल टी। नर के दोनों युग्मक आ गए। दूसरी तरफ हमें करना क्या है, ये क्या है मादा, मादा के 2 युग्मक कौन से हैं, ये वाले, तो इनको हम इधर लिख देंगे, लिख दिया। अब क्या करना है, हमें सिर्फ क्रॉस करवाना है इनका। सबसे पहले इसका क्रॉस इसके साथ करवाए तो कैपिटल और स्मॉल, भाई जैसा है वैसे का वैसा ही लिखना है हमें। ये फिर जब आगे वाले से क्रॉस करेगा तो भी हमारे पास कैपिटल स्मॉल। पहला जो युग्मक था वो नर के दोनों युग्मकों के साथ क्या हो चुका है, क्रॉस हो चुका है। फिर हम बात करते हैं दूसरे युग्मक की, तो इसका क्रॉस जब होगा तो ये वाला इसके साथ क्रॉस करे तो कैपिटल स्मॉल, फिर ये वाला इसके साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल स्मॉल। ये पीढ़ी आपके पास कौन सी आ गई, ये पीढ़ी आ गई आपके पास F1। आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि आपने जब पिछली मेथड जो आपने देखी थी उसमें और इसमें क्या कोई अंतर आ रहा है पादपों में, देखते हैं। ये पादप कैसा है, लंबा, ये पादप भी कैसा है, लंबा, ये पादप कैसा है, लंबा, और ये पादप भी कैसा है, लंबा। इसका मतलब F1 पीढ़ी में सभी पादप कैसे हैं, सभी पादप लंबे, कैसे हैं, लंबे, सभी पादप लंबे हैं। इसका मतलब यहां हम ये कह सकते हैं कि प्रभावी लक्षण प्रकट हो रहा है F1 पीढ़ी में। और हमने ये फैक्ट भी देखा था कि F1 पीढ़ी में हमेशा कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, प्रभावी, तो हो रहे हैं प्रभावी। अब हमें क्या करना है, F2 पीढ़ी निकालनी है। तो F2 पीढ़ी जब हम निकालते हैं तो हमने क्या किया था पिछले मेथड के अंदर, इस F1 जनरेशन में जो 4 संततियां अपने पास है, इन चारों में से हमें 2 लेनी है। 2 क्यों लेनी है, क्योंकि एक नर होगा एक मादा होगी, तो इन चारों में से 2 लेंगे, क्योंकि चारों चारों समान है, आप कोई भी 2 ले सकते हैं। यहां मैं 2 संतति जो F1 जनरेशन की है उनको यहां डिनोट कर देता हूं। ये हमारे लिए किसका काम करेंगे, यहां जनक का काम करेंगे। और ये जनक कौन से होंगे, P2, पेरेंट सेकंड। इनके मध्य क्रॉस करवाना। अब क्रॉस करवाने का पैटर्न वही है, सबसे फर्स्ट तो हमें क्या बनाने हैं, गैमेट बनाने हैं। तो गैमेट हमारे पास बन रही है, 2 गैमेट बन जाएंगे दोनों के। ये हमारे पास आ गए युग्मक, क्या आ गए, युग्मक। अब क्या करना है, हमें इन युग्मकों का क्रॉस करवाना है। क्रॉस करवाने के लिए हम लीनियर मेथड का या आरेखीय विधि का उपयोग न करके हम दोबारा से क्या बनाएंगे, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, जिसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम्स होंगी। ये आपने दोबारा से क्या बना दिया, पुनेट स्क्वायर बना दिया। सेम ये वाली ही प्रोसेस है। एक तरफ हमें क्या लिखना है, नर युग्मक को लिखना है, और दूसरी तरफ हमें क्या लिखना है, मादा युग्मक को लिखना है। नर युग्मक अगर हम इसको नर मानते हैं और इसको मादा मानते हैं तो इस नर के 2 युग्मक तो हो गए ये और ये, तो इनको तो हम लिख देंगे यहां, लिख दिया। मादा के जो 2 युग्मक है वो हो गए ये और ये वाले, तो इनको हम लिख देंगे यहां, ये लिख दिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिर्फ इस गैमेट का इन दोनों गैमेटों के साथ क्रॉस करवाना है, फिर इस गैमेट का दोनों के साथ क्रॉस करवाना है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। पहले इस गैमेट का इसके साथ क्रॉस, तो दोनों कैपिटल की, फिर इस गैमेट का इसके साथ तो एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर इस गैमेट का इसके साथ तो एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर इसका इसके साथ तो दोनों ही क्या स्मॉल जीन आ जाते हैं। ये आपके पास पीढ़ी कौन सी आ गई, F2 पीढ़ी आ गई। कौन सी पीढ़ी आ गई, F2 पीढ़ी आ गई।
अब विद्यार्थियों आपको यहाँ ध्यान देना है, हमें ये देखते हैं पहले तो कि ये पादप कैसा है, लंबा है, ये पादप कैसा है, लंबा है, ये पादप भी कैसा है, लंबा, और ये पादप कैसा है, बौना। तो हम जब जीनोटाइप फिनोटाइप निकालेंगे, यानी जब हम F2PD का लक्षण और जीन अनुपात निकालें तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, देखो यहां हमें सबसे फर्स्ट निकालना है लक्षण अनुपात। तो लक्षण अनुपात की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ पादप को बाहर से देख के तो ये बताते हैं कि पादप लंबा है या बौना है। तो हम देखते हैं एक तो हमारे पास लंबे पादप है और एक बौना, तो इन दोनों का अनुपात ही आपका क्या होगा, लक्षण अनुपात। तो आप काउंट कर सकते हैं, ये लंबा, ये लंबा, ये लंबा, इसका मतलब 3 पादप कैसे हैं, लंबे हैं। तो यहाँ लंबे का अनुपात आ गया 3 और बौने का अनुपात कितना आ गया 1, क्योंकि टोटल प्लांट कितने थे, 4 थे। फिर जब अपन जीन अनुपात की बात करते हैं तो जीन अनुपात में हमें उनके जीनों के बारे में देखना होता है। जीनों के बारे में देखने से मेरा मतलब यहाँ ये है, अब आप ये देखेंगे कि ऐसे कितने पादप हैं जिनके पास दोनों कैपिटल टी वाले जीन। फिर दूसरा हम ये देखेंगे कि एक कैपिटल एक स्मॉल टी वाला जीन कितनों के पास है। तीसरा हम ये देखेंगे कि दोनों के दोनों स्मॉल टी वाले जीन कितनों के पास है। इनका अनुपात अगर अपन निकाल दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीन अनुपात आ जाएगा। तो कैपिटल टी दोनों वाले तो एक ही है, एक कैपिटल एक स्मॉल वाले कितने हैं, एक तो ये 2, और दोनों स्मॉल वाले कितने हैं, 1। ये आ गया आपके पास जीन अनुपात। तो विद्यार्थियों आप दोनों विधियों के अंदर कंपैरिजन आसानी से कर सकते हो और आप देख सकते हो कि लक्षण और जीन अनुपात में कोई भी बदलाव नहीं आया है। सिर्फ थोड़ी सी मेथड है वो चेंज हो गई है, थोड़ा सा तरीका है वो चेंज हो गया है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर एकल संकरण प्रयोग के बारे में एग्जाम में अगर चेकर बोर्ड शब्द लिखा हुआ आता है तो चेकर बोर्ड के अंदर आपको इस विधि से निकालना है। लक्षण और जीन अनुपात अगर आपको डायरेक्ट पूछते हैं तो आप उनका अनुपात इस प्रकार से डायरेक्ट बता सकते हो, उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो दोनों के अंदर कंफ्यूजन उत्पन्न होता है वो मैंने आज आपके सामने रख दिए हैं दोनों विधियां। आप इनको आसानी से समझ सकते हैं, इनके अंतर को भी आप आसानी से देख सकते हैं। ये था अपना एकल संकरण प्रयोग। तो विद्यार्थियों आज के वीडियो के अंदर हमने एकल संकरण प्रयोग की 2 विधियां देख ली, आरेखीय विधि और दूसरा चेकर बोर्ड विधि। दोनों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके दिमाग में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। ये गुरु राकेश आपके उस कमेंट को देखकर आपके डाउट को क्लियर जरूर करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।